जय श्री श्याम बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और एक 8 नंबर तक का क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में आ सकता है। देखिए, अभी आपने जो मेरे साथ पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर भी आपने कॉस्ट शीट बनाई है। कॉस्ट शीट बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर सारी कॉस्टिंग्स लिख रहे हैं तो वो जो स्टेटमेंट है दैट इज बेसिकली नोन एज कॉस्ट शीट। लेकिन उसका भी एक पूरा का पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और वो फॉर्मल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, कॉस्ट शीट होता क्या है? इट्स अ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, इसके मेन 4 एस्पेक्ट्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज द प्राइम कॉस्ट, सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड फोर्थ इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये चारों चीजें क्या हैं और इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आता है प्राइम कॉस्ट। देखिए, ये वर्ड पहले भी हमारा आ चुका है। प्राइम कॉस्ट होता क्या है? इट्स अ सम ऑफ 3 आइटम्स दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। प्लीज अंडरलाइन करिए, कंज्यूम्ड। उसके बाद जितनी आपने डायरेक्ट वेजेस पे करी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ है, नॉट परचेज्ड, तो कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जितना आपने रॉ मटेरियल साल भर में परचेज किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कम्स डाउन टू बी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आई बात? डायरेक्ट वेजेस जो हम डायरेक्ट लेबर को पे करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। लाइक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे मेरी बुक्स आती है मार्केट के अंदर, तो उससे के लिए मुझे पब्लिकेशन हाउस से रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, तो देखिए, अब पब्लिकेशन हाउस जो है जो मुझे रॉयल्टी पे कर रहा है उसको बुक के अंदर पेपर लगाना है, जो प्रिंटिंग में लेबर लगी है वो तो है ही, प्लस उसके लिए जो मुझे रॉयल्टी पेमेंट उसने मुझे करनी है वो एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आई बात? तो प्राइम कॉस्ट इज अ सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? श्योर। फटाफट पहले आप ये 2 चीजें नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए, डायरेक्ट वेजेस अभी हमने देखा, अमाउंट पेड टू लेबर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो कोई भी लेबर जो डायरेक्टली इंगेज है प्रोडक्शन में या सर्विस प्रोवाइड करने में, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, वेजेस, सैलरीज, अलाउंसेस, ओवर टाइम, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सब ये हमने लेबर में पढ़ा हुआ है, वही सारी चीजें यहाँ पे। इसको हम एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं या लेबर कॉस्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोडक्शन। नाउ आपके सामने इशू आता है कि ये सर डायरेक्टली लिंक्ड का मतलब क्या है? देखिए, उसका मतलब ये है, इट मींस सेपरेट कॉस्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। लाइक मैंने अभी आपको बताया बुक के एग्जांपल में कि जो मेरा पब्लिशर है मुझे रॉयल्टी पे करते हैं, तो उनकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्टली लेबर की कॉस्ट है, और रॉयल्टी की जो वो मुझे पे करते हैं दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट, जो कि एक सेपरेटली आइडेंटिफाई की जा रही है, इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में। ठीक है, तो डायरेक्ट कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस के अलावा है और डायरेक्टली लिंक है। डायरेक्टली लिंक का मतलब क्या? इट कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड, इजीली आइडेंटिफाइड विद द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का शॉर्ट नोट एग्जाम में इस पे पूछा जा सकता है। देखिए, चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से थ्योरी आने के चांसेस भी होते हैं, तो इसको जितना मैं बता रहा हूँ साथ साथ कवर अप करके चलिए, आपके लिए सही रहेगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो रॉयल्टी हो गया, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या रेंटल चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। अब ये क्या है? ये जनरली जॉब कॉस्टिंग में यूज होता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज मेरे पास एक कोई ऑर्डर आया जिसके लिए मुझे मार्केट से कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कोई किराए पे लेना पड़ेगा, या स्पेसिफिक इक्विपमेंट कोई किराए पे लेना पड़ेगा उस काम को पूरा करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर मुझे कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक इक्विपमेंट रेंट पे लेना पड़ रहा है या उसके चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो वो उस जॉब से रिलेटेड स्पेसिफिक कॉस्ट है और वो उस जॉब के लिए क्या बन जाएगा? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये था आपका कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट कंसर्न है दैट इज द प्राइम कॉस्ट, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या लेना है? फिर से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल में क्या ध्यान रखना है कि इसमें कंज्यूम्ड आएगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या आता है आपको पता ही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार सारा का सारा यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
चलिए अब सेकंड कंसर्न पे हम आते हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए सबसे पहले आपने प्राइम कॉस्ट निकालना सीख लिया है। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ समझना है। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है, जिसको हम वर्किंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं, किसी भी नाम से आ सकता है। फैक्ट्री के अंदर जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो कि आपने ओवरहेड चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ ली है, वो सारा का सारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, जिसके मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे दिए। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस या कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है ये अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सही लिखा हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इंश्योरेंस कॉस्ट, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट प्रोवाइडिंग इन सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। याद है आपको कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, तो फिर हम इसको एलोकेट करते थे, याद आ रहा है। तो वही ये बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लाइक अब ये सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल, टूल रूम एट्सेट्रा, ठीक है। अमोटाइज्ड कॉस्ट ऑफ जिग्स फिक्सचर्स, देखिए यहाँ मैंने समझाने के लिए जिग्स और फिक्सचर्स इस तरीके होते हैं, तो इसकी जो भी अमोटाइज्ड कॉस्ट है, आप इसे यूज़ कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जितनी इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स जो आपके क्वेश्चंस में दिए होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, और ये सारी चीज़ें हम ओवरहेड चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर जब हम फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल सकते हैं, वर्क ओवरहेड भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकते हैं, वो ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमारे पास आ जाती है वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसको कई बार नेट वर्क कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल दिया जाता है। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन आपने स्टार्ट करी से 29 ऑफ मार्च को, ठीक है, और वो प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हुई से 2nd ऑफ अप्रैल को, ठीक है। तो 29 मार्च को आपने स्टार्ट करी और उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट होती है बेटा जाके 2 अप्रैल को, तो 31 मार्च को वो प्रोडक्ट जो है अभी इनकम्प्लीट है, अभी वो प्रोडक्ट नहीं हुआ। हो सकता है उसमें कुछ मटेरियल लग गया हो, कुछ लेबर ने काम कर दिया हो और कुछ बाकी हो, ठीक है। तो वो जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है उसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर इसका भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम होता है जो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, तो जो भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था वो ऐड हो जाता है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस हो जाता है, ताकि हमारा क्या आ जाए, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर ये होगा ही होगा, अगर है इन्फॉर्मेशन तो आपको प्लस माइनस करना, नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट और नेटवर्क कॉस्ट आपकी सेम होगी, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी, 50-50 चांसेस होते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं क्वालिटी रिसर्च कॉस्ट। अब क्वालिटी रिसर्च कॉस्ट क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, कॉस्ट इनकर्ड इन क्वालिटी चेक ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट होता है, आपने देखा होगा जब आप प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं तो उस पर एक स्टिकर भी लगा होता है कई बार क्वालिटी चेक का, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, तो वो किसका एग्जाम्पल है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्या हो सकती है, जो प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी, जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी सैलरी जो कि लगे हुए हैं, तो दीज ऑल आर द एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। प्रोडक्ट को नया बनाने के लिए, इनोवेटिव करने के लिए जो कॉस्ट है, कॉस्ट इनकर्ड इन इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे पैकिंग कॉस्ट जो भी है, इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग रिक्वायर्ड टू होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट। लाइक टूथपेस्ट के अंदर जो ट्यूब होती है जिसके अंदर वो होता है, तो वो एक तरह से प्राइमरी पैकिंग सिर्फ लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ट्रांसपोर्टेशन सेकेंडरी है वो नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पैकिंग जो है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप उसे प्राइमरी ही मानेंगे, तो पैकिंग कॉस्ट इसमें लेनी है। फिर क्रेडिट फॉर रिकवरीज। अब क्रेडिट फॉर रिकवरीज क्या है, जो आप स्क्रैप मटेरियल आपने बेचा, वेस्ट जो आपने बेचा, उससे जो आपको वैल्यू रियलाइज हुई, जो पैसा मिला वो आपकी
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उतना कम कर देगा। भाई स्क्रैप आपने बेचा, जो भी कूड़ा इकट्ठा हो गया था या कोई चीज़ ख़राब हो गई थी वो आपने बेची, तो उससे जो भी पैसा मिला उतनी आपकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए इसे माइनस करेंगे। तो ये जो आपके पास फिगर आती है, दिस इज़ व्हाट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? तो बेसिकली थोड़ा सा देखिए याद करने वाला एस्पेक्ट है और मैंने बहुत कोशिश करी है जितना सिंप्लीफाई कर सकूं और जितने अच्छे नोट्स बना के दे सकूं आपको दूं। ठीक है, आप एक बार हाथ से लिखेंगे तो 80% कंटेंट याद हो जाएगा और दूसरा अगर आप 1-2 दिन में रिवीजन कर लेंगे तो आपको पूरी कॉस्ट शीट तैयार हो जाएगी। तो प्राइम कॉस्ट हमें निकालना सीख लिया था। क्या क्या था? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें सारे लेबर के एक्सपेंसेस, इसमें रॉयल्टी वगैरह। फिर इसमें हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं जिसमें फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, 6-7 एग्जाम्पल जनरली जो एग्जाम में दिए जाते हैं। ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, अदरवाइज नहीं। ये हमारी क्या आ गई? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है? क्वालिटी रिसर्च कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, और माइनस करना है क्रेडिट फॉर रिकवरीज। तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जनरली मैं इसके लिए बच्चों को बोलता हूँ कि वो याद ही कर लें, PARQ, पार्क, अलग स्पेलिंग है थोड़ी सी। दिस स्टैंड्स फॉर पैकिंग कॉस्ट, दिस स्टैंड्स फॉर एडमिन कॉस्ट, दिस स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, दिस स्टैंड्स फॉर क्वालिटी रिसर्च कॉस्ट। क्योंकि जनरली यहाँ पे आके बच्चे भूल जाते हैं कौन सी 4 कॉस्ट हमें ऐड करनी है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में हमें पार्क ऐड करना है, ये हमें याद रखना है। समझ में आया? और क्रेडिट फॉर रिकवरीज माइनस। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 एस्पेक्ट हमारे पूरे हो गए। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? प्राइम कॉस्ट। वो कैसे निकलेगी वो हमने सीख लिया। फिर उससे में जो कौन सी आइटम्स प्लस करके हमें आना है किस पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो ये एस्पेक्ट भी हमारा अब पूरा होता है। चलिए, आपने प्राइमरी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लिया कैसे आएगा। नेक्स्ट चीज है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा आपको गिवन होगी और 99% क्लोजिंग स्टॉक जो है इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और बहुत सिंपल है कैसे कैलकुलेट होगी अगर आप देखें। सपोज वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 1 लाख रुपए, ठीक है, फॉर 10,000 यूनिट्स, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास सपोज वो कहता है कि 1000 यूनिट्स हैं। तो क्या आएगा? 1 लाख रुपए वॉज द वैल्यू फॉर 10,000 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स जो हैं उसकी वैल्यू कितनी बनती है? 10,000 रुपये। वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जो आपने करंट ईयर में प्रोडक्शन करी है उसी में से बचा होगा। समझ में आई बात? तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 3 चीज़ें हो चुकी हैं, प्राइमरी कॉस्ट हो चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इससे हमें आना है कॉस्ट ऑफ सेल पे। देखिए, वंस आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिया तो इसके अंदर आपको ऐड करने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि जनरल है। देखिए, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पहले भी देखे थे लेकिन वो रिलेटेड थे किससे? प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जनरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, जो आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, वो आपको यहाँ पर लेने हैं। फिर सेलिंग ओवरहेड, ये चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आएगा? कॉस्ट रिलेटेड टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक अकाउंटेंट की सैलरी, डायरेक्टर्स की, रेंट, इंश्योरेंस, लाइटिंग ऑफ ऑफिस, बिल्डिंग एटसेट्रा। सेलिंग ओवरहेड में क्या आएगा? कॉस्ट रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट मार्केटिंग लाइक कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है। स्टाफ सैलरी, अदर एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, तो सारे सेल्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस आएंगे सेलिंग ओवरहेड में, ठीक है। फिर पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग हम ऑलरेडी ले चुके हैं। जो अदर देन प्राइमरी पैकिंग है लाइक पैकिंग फॉर हैंडलिंग द प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो जो है यहाँ पर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी पैकिंग है तो किसका पार्ट था? वो पार्ट था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। लेकिन अगर प्राइमरी के अलावा कोई और पैकिंग है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो भी आपकी आती है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट, जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कॉस्ट एट कस्टमर्स प्लेस, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो बहुत ही नामों से सारी चीज़ें क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। तो मैंने आपको जो 4 कंसर्न बताए थे मेन, सबसे पहले स्टार्टिंग में प्राइमरी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, वो सब क्लियर है। प्राइमरी कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
किस में क्या आएगा वो हमने देख ही लिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, प्राइमरी कॉस्ट निकल गई, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने हैं, ग्रॉस वर्क कॉस्ट ओपनिंग WIP प्लस माइनस क्लोजिंग WIP, इसमें क्वालिटी रिसर्च कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट जो प्राइमरी है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज माइनस होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, जिसमें आप ऐड करोगे एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, पैकिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये फाइनल आपके सामने पूरी की पूरी एक कॉस्ट शीट देखिए। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस एडिशंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये प्राइमरी कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस, ओपनिंग क्लोजिंग माइनस फैक्ट्री कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, एडमिन, लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज, पैकिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एडमिन, मार्केटिंग ओवरहेड्स में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसे हमने अच्छा लिखा था ये कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये है आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट शीट। फटाफट सारा का सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है कि ये तो हो जाएगा अपने आप। कॉस्ट ऑफ सेल पूरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, फिर ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ थ्योरी पॉइंट से रेलिवेंट है। और लास्ट में मैं बता रहा हूँ, आपका मन करेगा छोड़ना यार हो गया, लेकिन जिसने छोड़ना हो यार हो गया कर दिया ना, उसका कॉस्ट शीट का क्वेश्चन कभी ठीक नहीं होगा, देख लेना, ICAI की कसम है। आपको ये पूरी के पूरा फॉर्मेट पूरा यहाँ तक उतारने के बाद दोबारा से कॉपी करना है फाइनल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, क्योंकि एग्जाम टाइम पे सिर्फ आप इसी को ही रिवाइज करेंगे। ठीक है, आपको उससे पहले की कोई चीज़ नहीं पढ़नी, एग्जाम टाइम पे सिर्फ आपको ये फॉर्मेट देखना है। समझ में आई बात? तो इसी के साथ कॉस्ट शीट के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पूरे होते हैं। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं और इससे हमारा कॉस्ट शीट पूरा हो जाएगा। थैंक यू। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ABC कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड June 1 to 30 June। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ओपनिंग क्लोजिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस पेड, ये डायरेक्ट वेजेस हो गया। यहाँ रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग परचेजेस है तो इससे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। वेजेस पेड ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन स्पेसिफिकली गिवन है। ठीक है, अगर ये गिवन ना हो तो आप मानते हैं जनरल कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट, बट अगर लिखा हुआ है तो फिर आप वही लेंगे जो लिखा हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स स्टेटमेंट आपको बनानी है जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी शो हो रही हो। तो ठीक है, कॉस्ट शीट बनाते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60,000 ओपनिंग है, उसमें परचेजेस ऐड करेंगे 4,80,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस ऐड करी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। फिर इसमें हम जो डायरेक्ट वेजेस हमने पे करी हैं 2,40,000 रुपये की, दिख रहा है आपको, ये ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस 240 की, तो 7,30,000 आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें गिवन है 1 लाख रुपए के। ठीक है, जो चीज़ नहीं गिवन उसे इग्नोर करना है, 1 लाख आ गया। ये वर्क कॉस्ट आ गया। फिर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP की वैल्यू गिवन है 12 और 15। देखिए, हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, जस्ट हमें फिर उसके बाद फिगर्स डालनी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये फिर आप इसके अंदर एडमिन ओवरहेड जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन थे वो ऐड करेंगे। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड गिवन है हमें, तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे पास कितने हैं 25,000 रुपीज़, येस और नो, तो वो ऐड होंगे। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब उसने हमें सेल्स बताई हुई है 10 लाख रुपए की, तो हमने वर्किंग नोट में निकाल लो बेशक नेट प्रॉफिट, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, 10 लाख की सेल्स है, तो आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो कितने आ गए 118। तो इस तरीके का एक सिंपल क्वेश्चन आप मान के चलिए 8 नंबर तक का आपको देखने को मिल सकता है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरीके से आएगी। ठीक है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल दिस। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आर वर्कड, मशीन आर रेट, आप देख रहे हैं। तो इस बार उसने आपको मशीन आर वर्कड और मशीन आर रेट बता दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, देखिए सेलिंग ओवरहेड जो लगते हैं पर यूनिट आपको गिवन तो हैं, बट ये मल्टीप्लाई होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से। ठीक है, क्योंकि सेलिंग से रिलेटेड है। यूनिट प्रोड्यूस्ड 4,000, सोल्ड 3,600, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 400। सेलिंग प्राइस इज 125। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट
जिसमें कॉस्ट पर यूनिट हो, प्रॉफिट फॉर द मंथ हो। तो देखिए सिंपल है, डबल कॉलम बनानी है, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। पहले आप टोटल कॉस्ट देखिए, रॉ मटेरियल 180 गिवन है, डायरेक्ट वेजेस तो प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे 80,000 तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब देखिए 400 यूनिट्स जो हैं आपकी, पहली चीज़ इसमें ओपनिंग है WIP, क्लोजिंग WIP के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इग्नोर इट। इसके बाद आपको देखिए क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 400, ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं गिवन तो उसे इग्नोर करिए। क्लोजिंग स्टॉक 400 है और 3,50,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, और प्रोडक्शन हुई कितनी यूनिट्स की है, 4,000 यूनिट्स की। तो अगर 3,50,000 यूनिट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है और 4,000 यूनिट्स, तो 400 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी, इट विल बी 35,000, यस और नो। तो ये 35,000 आ गया, 3,15,000। एडमिन ओवरहेड आपको 35 गिवन ही है। सेलिंग ओवरहेड्स मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से लगेंगे, तो 5 रुपये पर यूनिट 3600 से मल्टीप्लाई करके ये आपका आ गया तो कॉस्ट ऑफ सेल। अब 125 रुपये के हिसाब से हमने यूनिट्स बेची हैं, तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 125 दिस, और कॉस्ट ऑफ सेल थी 368 तो प्रॉफिट आ गया 82। समझ में आया? फिर पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, ये सब 4000 से डिवाइड होगा क्योंकि 4000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। एडमिन ओवरहेड 4000 से ही डिवाइड होंगे, इसको आप सेल से लिंक नहीं कर सकते, इसको आपको जितना प्रोडक्शन हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सबके लिए लगा होगा इसलिए 4000 से डिवाइड करेंगे इसको। फिर सेलिंग ओवरहेड, ये आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ये आपका कॉस्ट शीट का एक और क्वेश्चन।